2. Structural Organization of Life. इंडेक्स। आज हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, and difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Cell wall. It is non-living, surrounds the outermost boundary of plant cell, bacterial cell and fungal cell. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि ये नॉन लिविंग होती है और ये सबसे बैरूनी लेयर बनाती है प्लांट सेल की, बैक्टीरियल सेल की और फंगल सेल की। सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, यानी कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल बनाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? It is basically the colorless material comprising the living part of the cell, including the cytoplasm, nucleus and other organelles. यानी कि ये कलरलेस मटेरियल होता है सेल के अंदर जिसमें जितने भी लिविंग पार्ट्स होते हैं एक सेल के वो आ जाते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, दूसरे ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स, ये सारे लिविंग पार्ट्स में शामिल हो जाते हैं और ये सब ओवरऑल प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल सीक्रेट करता है प्लांट्स में से। इट इज परमिएबल इन नेचर, यानी कि इट अलाउज एवरी स्ट्रक्चर और एवरी मटेरियल टू पास थ्रू इट। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज एंड काइटिन। जो फंगस की सेल वॉल होती है वो फंगल के ही सेलुलोज से बनी हुई होती है और काइटिन से बनी हुई होती है। Cell wall is composed of three main layers: middle lamella, primary wall, secondary wall and sometimes tertiary wall. जो प्राइमरी वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। सबसे पहले मिडिल लैमेला आ जाता है जो कि दो सेल्स की जो सेल वॉल्स डिफरेंट सेल वॉल्स होती हैं उनको आपस में जोड़ता है। फिर मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी वॉल, फिर उसके अंदर सेकेंडरी वॉल और फिर कभी कभार टर्शरी वॉल भी आ जाती है। सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन सपोर्ट टू द सेल। ये तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है एक सेल को और उसको सपोर्ट देता है। सेल वॉल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है जो कि सेल के लिए ज़रूरी होता है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सराउंड्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन सराउंड करती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये कुछ चीज़ों को पास होने देती है और बाकी चीज़ों को पास होने नहीं देती जो कि सेल के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। प्रिपेयर इटसेल्फ टू सम एक्सटेंट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को अगर कुछ भी नुकसान वगैरह हो जाता है या उसके स्ट्रक्चर में तो वो कुछ हद तक खुद को रिपेयर कर सकती है। इन मैनी एनिमल सेल्स सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स taking in materials in the form of vacuoles, a process called endocytosis. यानी कि एनिमल सेल्स में जब कोई भी चीज एनिमल सेल को खुद के अंदर लेनी होती है तो वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उस पर काम करके फिर वो चीज़ों को खुद के अंदर लेता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली वो एक इनफोल्ड टाइप बनाती है। जो सामने चीज़ पड़ी हुई होती है उसको वैक्यूम की तरह अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद वो अपना शेप नॉर्मल कर देती है। यानी कि ये देखिए ये पार्टिकल अंदर की तरफ आ गया। तो पहला स्टेप ये होता है और दूसरा स्टेप ये होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सिंगर एंड निकोलसन प्रेजेंटेड अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सिंगर और निकोलसन जो कि साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसमें सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बयान किया। अकॉर्डिंग टू इट सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की दो लेयर से बनी हुई होती है जिसमें प्रोटीन के कुछ टुकड़े तैर रहे होते हैं, जैसे बर्फ पानी में तैरती है उस तरह से। न्यूक्लियस और कैरियन। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। कवर्ड बाय लेयर नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक लेयर से कवर्ड होता है न्यूक्लियस जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, विच हैज न्यूमरस पोर्स इन इट, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें काफी ज्यादा पोर्स होते हैं छोटे छोटे। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए न्यूक्लियर पोर्स होते हैं।
filled with gel-like substance known as nucleoplasm। उसमें एक jelly like substance होती है उस membrane के अंदर। यहाँ पर देखें न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, विच कंटेन न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क, जिसके अंदर न्यूक्लियोलाई होता है, यहाँ पर देखें, ठीक है, और क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, यानी कि एक जाल की तरह एक पूरा नेटवर्क होता है ब्रांचेस की तरह, और उसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, विच कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब आगे क्रोमोसोम्स की डिटेल पढ़ते हैं। Each thread of chromatin network becomes visible during cell division known as chromosome। यानी कि हर, जो मैंने अभी आपको बताया कि पूरा जाल बना हुआ होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो एक एक जो ब्रांच होती है उसको हम थ्रेड कंसिडर कर लेते हैं। वो सेल डिवीजन के दौरान विजिबल हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसको हम देख सकते हैं, और उस एक एक थ्रेड को, एक एक ब्रांच को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। वो जो एक एक ब्रांच या थ्रेड होती है वो डीएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती है। डीएनए कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द सेल एक्टिविटीज। जो डीएनए होता है क्रोमोसोम के अंदर वो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और एक्टिविटीज को चलाता है। इट इज ऑफ डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इट मे बी स्फेरिकल और इरेगुलर इन शेप। अब जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है अपने काम के हिसाब से, कि वो कौन सा काम करता है उस हिसाब से उसका शेप होता है। ये स्फेरिकल भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। इरेगुलर से मुराद कि जैसे अंडे का शेप होता है इरेगुलर, कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, इस तरह से इसका शेप इरेगुलर भी हो सकता है या तो फिर ये स्फेरिकल गोल भी हो सकता है। इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, बट इन प्लांट्स इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल है उसमें तो ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस, लेकिन प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। तो क्यों चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, क्यों होता है न्यूक्लियस प्लांट्स में? वो इसलिए क्योंकि प्लांट्स में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से वो उसे पुश कर देता है न्यूक्लियस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या क्या काम होते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी कि पूरा बेसिक जो कंट्रोल होता है सेल का वो न्यूक्लियस के पास होता है। कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग मैसेंजर आरएनए, यानी कि हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। ये सारे मैसेंजर आरएनए, जितने भी आरएनए के टाइप्स हैं वो सब प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट मैसेंजर आरएनए से होती है और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बनता है। कंट्रोल सेल डिवीजन, यानी कि जो जितनी सेल डिवाइड होता है माइटोसिस मियोसिस के थ्रू, वो सब न्यूक्लियस की वजह से होता है। साइटोप्लाज्म, इट इज दैट portion of protoplasm which surrounds nucleus and is peripherally bounded by cell membrane। यानी कि ये वो हिस्सा है प्रोटोप्लाज्म का जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है, न्यूक्लियस के को इर्द गिर्द होता है, एंड इज पेरिफेरली बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और बाहर उसके सेल मेम्ब्रेन होती है। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली वो लिविंग पार्ट है जिसमें सेल के जितने भी लिविंग पार्ट्स हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हो गए, वो सब मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, तो इसलिए ये पॉइंट कहा गया है। Consists of an aqueous ground substance called cytosol and granular portion called cytoplasmic organelles। यानी कि दो पार्ट्स होते हैं, एक aqueous ground substance जिसको हम cytosol कहते हैं, यानी कि पानी से बना हुआ होता है साइटोसॉल, और उसमें कुछ जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखेंगे जो लाइट ब्लू कलर का है ये पूरा एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है जिसको हम साइटोसॉल कहते हैं, और इसमें ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। यहाँ पर देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, जिसमें राइबोसोम्स लगे हुए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गई। मतलब इस तरह से ये सारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, ये दोनों मिलके पूरा साइटोप्लाज्म बनाते हैं। कंसिस्ट अबाउट 90% वाटर, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है, उसके अलावा दूसरी चीजें होती हैं। Some important cytoplasmic organelles are endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, vacuoles, plastids, centrioles and ribosomes। यानी कि सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं और इनके अलावा भी बहुत ज्यादा हैं, वो सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। What is the function of cytoplasm? It serves as storehouse of vital chemicals, यानी कि बहुत सारे vital chemicals जो सेल के लिए important हैं chemicals, वो सारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। Site of metabolic reactions, इनकी बहुत ज्यादा जितने भी तकरीबन सेल के अंदर metabolic reactions या कोई भी chemical reaction होता है वो तकरीबन सबके सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक प्लाज्मा से लिया गया है, विच मीन्स प्रोटोप्लाज्म यानी कि इनसाइड प्रोटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, विच मीन्स इनसाइड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इट इज a network of membranous channels or tubules extending throughout the cytoplasm, यानी कि एक नेटवर्क है पूरा जो कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, बाउंडेड बाय लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड्स की दो लेयर से बाउंडेड होता है, विच इज फिल्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि उसमें एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे ये यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसकी जो इनफोल्डिंग्स होती हैं यहाँ पर जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भरा हुआ होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एट इट्स आउटर सरफेस। यहाँ पर अब मैं हाईलाइट कर देती हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे राइबोसोम्स नजर आ रहे होंगे आपको, तो ये रफ इसलिए होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं और इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, जिसकी वजह से हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और दूसरा टाइप होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस, यानी कि इसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, वो बिल्कुल स्मूथ होती है। यहाँ पर देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिखा हुआ है और इस पे कोई भी राइबोसोम्स आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें आपको पूरे के पूरे पे राइबोसोम्स अटैच नजर आ रहे होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन सेल, यानी कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है एक सेल को, न्यूक्लियस को भी देता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल साइड में होता है इसलिए। हैज एंजाइम्स टू डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस दैट आर डैमेजिंग टू सेल, यानी कि इसमें एंजाइम्स होते हैं कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि जितने भी ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स तो हमारी सेहत के लिए बुरे होते हैं, तो सेल की सेहत के लिए भी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि सेल के लिए खराब दे होते हैं, तो वो जितने भी ड्रग्स वगैरह आ जाते हैं या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं एक सेल के अंदर, तो उनको खत्म करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी मदद करता है। हैज एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, यानी कि कुछ एंजाइम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन्स, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड्स, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स की सिंथेसाइजेशन में हमें हेल्प करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गलीलियो। कैमिलो गलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया और उसने अपने नाम से ही रिलेटेड उस ऑर्गेनल का नाम रख दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडीज और एपरेटस, यानी कि गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है या गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है इनको। Consists of 4 to 5 layers of flat vesicles closely related to endoplasmic reticulum। पहले मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम दिखा के आ चुकी हूँ, तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्ट्रक्चरली रिजेम्बलेंस रखता है। इसमें 4 to 5 लेयर्स होती हैं फ्लैट वेसिकल्स की, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक लेयर, ये दो लेयर, इस तरह से लेयर्स होती हैं, 5 से 6 या 4 से 5 लेयर्स होती हैं एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। प्रोमिनेंट इन सेक्रेटरी सेल्स, यानी कि जो सीक्रेशन, जो सेल्स सीक्रेशंस करते हैं ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ये सीक्रेशंस में हेल्प करते हैं। फंक्शंस, प्रोसेस substances synthesized by endoplasmic reticulum to form lysosomes and secretory vesicles etc, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उन सब सब्सटेंसेस को यूज करते हुए ये लाइसोसोम्स बनाने में भी मदद करता है, कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और सिक्रेटरी वेसिकल्स भी बनाने में मदद करता है। इनके लाइसोसोम्स जो है बेसिकली वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। मेनली कंसर्न विद सेल सिक्रेशंस, वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई कि सेल सिक्रेशंस में मदद करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिंथेसाइजेस गैलेक्टोज, सैलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये सारी बोन्स में भी पाए जाते हैं, उसके अलावा हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, तो ये सारी जो चारों केमिकल्स हैं ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज करता है।
माइटोकॉन्ड्रिया दे आर रॉड लाइक और बीन शेप्ड ऑर्गेनेल, यानी कि एक रॉड, सीधी रॉड की तरह होते हैं या तो फिर बीन की तरह इनका शेप होता है। बाउंडेड बाय टू लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर, यानी कि लिपिड्स की दो लेयर्स से ये पूरा कवर्ड होता है, एक इनर और एक आउटर। यहाँ पर ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, these foldings are called cristae. Also a fluid is present inside it called matrix, यानी कि यहाँ पर ये देखें ये क्रिस्टी बने हुए हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाती है, देखिए यहाँ पर ये फोल्ड्स बने हुए हैं, ये इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें एक फ्लूइड होता है अंदर की तरफ, ये वाला फ्लूइड, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए फ्लूइड होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंड्स ऑन सेल्स एक्टिविटीज, यानी कि जितनी सेल ज्यादा एक्टिविटी करता होगा उसमें उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जैसे कि हमारा हम लोग हाथ के सेल्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे हाथ बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, हर चीज में हमें हाथ मदद कर रहे होते हैं, तो हाथ के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन कंटेन इट्स ओन डीएनए। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन है, उसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही रेप्लिकेट हो जाता है। और क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है। प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इनकी ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी वजह से इनका नाम होता है पावर हाउस ऑफ सेल, इनके पावर देता है सेल को। What is the function of mitochondria? Synthesize ATP, adenosine triphosphate, contain enzymes which break the food for energy production, यानी कि इसमें कुछ enzymes ऐसे होते हैं जो कि जो भी खाना होता है उसको तोड़ते हैं ताकि एनर्जी मिल सके एक सेल को। Plastids. Plastids are found in the cells of all the higher plants, यानी कि जितने भी plants higher plants होते हैं उनमें plastids सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, बाकी plastids एनिमल्स में नहीं होता। Contains different types of pigments, यानी कि इसमें different plastics में pigments होते हैं। They are of three types on the basis of their pigment और color, यानी कि color के हिसाब से ये तीन different types के होते हैं। Chloroplast हैव ग्रीन पिगमेंट, यानी कि यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट की बिल्कुल इसके सामने, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इज दैट क्लोरोफिल फाउंड इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि एक प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, विच इज क्लोरोफिल, यानी कि जैसे लीव्स हो गए उनमें क्लोरोफिल होता है। मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है कि लीव्स जो कि ग्रीन पार्ट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में मदद करते हैं, which means chloroplast help in the manufacture of carbohydrates. Chromoplast, second type, have colored pigments. इसी के सामने chromoplast की पिक्चर लगी हुई है, यानी कि इसमें colored pigments होते हैं। Found in colored parts of a plant except green parts, यानी कि जितने भी colored parts होते हैं एक प्लांट के, जैसे कि fruits हो गए, flowers हो गए, या जो भी different colors होते हैं other than green color, तो उसमें chromoplast पाया जाता है। Leucoplast have colorless pigment found in the cells of underground parts of the plants, यानी कि जो underground parts होते हैं जैसे कि roots वगैरह हो गई प्लांट की, उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है और ये कलरलेस होता है। They store food in the form of starch. फूड जो है वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड स्टेम्स नहीं सॉरी रूट्स जो होती हैं अंडरग्राउंड उनमें स्टार्च स्टोर होता है जो कि ल्यूकोप्लास्ट की हेल्प से होता है। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, राउंडेड इन स्ट्रक्चर। जो सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स होते हैं डायग्राम्स में आप देख सकते हैं ये राउंडेड होते हैं, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके करीब सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। अ सेंट्रोसोम कंटेन टू सेंट्रियोल्स, जो एक सेंट्रोसोम होता है बेसिकली वो दो सेंट्रियोल्स से बना हुआ होता है। डायग्राम नंबर ए में आप दो सेंट्रियोल्स देख सकते हैं, ये दोनों मिलकर डायग्राम नंबर बी में जो सेंट्रोसोम आपको शो किया गया है वो बनाते हैं। Each centriole consists of a cylindrical array of 9 rows of microtubules, यानी कि जो भी सेंट्रियोल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंट्रियोल है, ठीक है, ये भी सेंट्रियोल है। इट इज बेसिकली सिलेंड्रिकल इन शेप, यहाँ ये सिलेंड्रिकली शेप्ड होता है और इसमें 9 रोज होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो एक रो है, ठीक है,
और ये दूसरी रो, ठीक है। ये जो है पूरे सेंट्रियोल में 9 रोज होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, यानी कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रियोल बनाते हैं, फिर 2 सेंट्रियोल्स मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। What is the function of them? During cell division, they form spindle fibers, proteinous in nature, which help in movement of chromosomes. यानी कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंट्रोसोम डायग्राम नंबर बी में आपको लोगों को शो किया गया है, और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है। कौन? सेंट्रोसोम, जो कि 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ है, जिसके थ्रू क्रोमोसोम्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। Ribosomes. These are organelles containing RNA and proteins, यानी कि ये वो ऑर्गेनल्स हैं जिनमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन और RNA मिलके राइबोसोम्स बनाते हैं। Found free in cytoplasm as well as attached on the outer surface of rough endoplasmic reticulum, यानी कि ये rough endoplasmic reticulum में भी अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये rough endoplasmic reticulum है पूरे, और इस पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, और ये साइटोप्लाज्म में अलग से भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अलग से भी पड़े हुए हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में अलग से भी होते हैं, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच भी होते हैं। What is the function of ribosomes? Synthesize proteins, also called protein factories of cell, यानी कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में, बनाने में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स, जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। वैक्यूल्स, दे आर फ्लूइड फिल्ड सैक्स, यानी कि एक पूरा बलून टाइप सैक होता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। दे आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट, यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको सराउंड करती है, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन एनिमल सेल दे आर न्यूमरस स्मॉल बट टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो एनिमल का जो सेल होता है उसमें ये काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि नंबर में ज्यादा होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं, यानी कि हर वक्त परमानेंटली प्रेजेंट नहीं होते। जब काम होता है इनका तब ये बनते हैं वैक्यूल्स एनिमल सेल में, और उसके बाद खत्म हो जाते हैं और काफी छोटे साइज के बनते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर पे होता है इन एनिमल सेल। इन प्लांट सेल दे आर वन और फ्यू इन नंबर, वेरी लार्ज एंड परमानेंट। जो प्लांट सेल में होते हैं वैक्यूल्स, वो एक या एक से एक दो नंबर में होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये नहीं होता कि जब जरूरत हो तब वैक्यूल प्रेजेंट हो और फिर उसके बाद गायब हो जाए वैक्यूल सेल में से, ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में परमानेंटली वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल? हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ सेल सेप, यानी कि स्टोर सेल्स वाटर, यानी कि जो सेल सेप होता है, सेल का जितना भी पानी होता है वो वैक्यूल स्टोर करता है। यहाँ पर ये एनिमल सेल आपको शो किया गया है जो कि साइज में छोटा है, और ये प्लांट सेल में वैक्यूल शो किया गया है जो कि काफी बड़ा है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल की आप डायग्राम देख सकते हैं, उसमें वैक्यूल्स की साइज छोटी है लेकिन उनका नंबर ज्यादा है, और प्लांट सेल की डायग्राम में आप देख सकते हैं वैक्यूल का साइज कितना बड़ा है। आए हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स, यानी कि जो एनिमल सेल के वैक्यूल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, लेकिन सेवरल होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा नंबर में होते हैं। और जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है, इट इज वन इन नंबर, यानी कि वन लार्ज वैक्यूल, एक ही वैक्यूल होता है लेकिन वो काफी बड़ा होता है। एनिमल सेल यूज्ड फॉर स्टोरेज कैन कंटेन न्यूट्रिएंट्स, वाटर और वेस्ट, यानी कि जो एनिमल सेल के वैक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर करते हैं, वाटर, जो सेल का जितना भी वाटर होता है वो स्टोर करते हैं, और सेल का जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो भी एनिमल सेल के वैक्यूल्स स्टोर करते हैं। यानी कि बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज, चीजों को स्टोर करने के लिए एनिमल सेल का वैक्यूल काम आता है। इसका बस एनिमल सेल में यही काम होता है। अब दूसरा पॉइंट प्लांट सेल का पढ़ते हैं। यूज टू स्टोर वाटर एंड पुश अगेंस्ट द सेल वॉल, यानी कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो सिर्फ वाटर को स्टोर करता है, और यहाँ पर एक मिस्टेक है जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इट पुशेस न्यूक्लियस अगेंस्ट द सेल वॉल, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो वैक्यूल इतना बड़ा होता है साइज का और इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है न्यूक्लियस पे कि वो सेल वॉल की तरफ चला जाता है न्यूक्लियस,
कीप्स द प्लांट रिजिड, यानी कि प्लांट को अपना शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लांट सेल का वैक्यूल। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। Prokaryotic cell. Nuclear membrane is absent. That is why cells do not possess distinct nucleus. यानी कि जो न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इरेगुलर शेप होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल, अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस के अराउंड एक भी नहीं लेकिन दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसकी वजह से जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर शेप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि स्ट्रक्चर्स जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती उनके अराउंड, जैसे राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गए, इनके अराउंड तो हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये ऑर्गेनल्स होते हैं इनके अराउंड कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती। हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वेल डिफाइंड होती है, यानी कि ऑर्गेनल्स का प्रॉपर शेप होता है, राइबोसोम्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, इन सारे ऑर्गेनल्स का प्रॉपर एक शेप होता है क्योंकि इनके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं और मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम्स आर ऑफ लार्ज साइज एंड प्रेजेंट ईदर ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मौजूद होते हैं, या तो फिर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियोप्लाज्म इज एब्सेंट, इनकी जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है राउंडेड स्ट्रक्चर, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट, यूकैरियोटिक सेल में दैट राउंडेड स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है वो होता है। सिंगल क्रोमोसोम इज फाउंड, यानी कि एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, कोई भी डिप्लॉइड या हैप्लॉइड नंबर नहीं होता, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रॉपर क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉइड नंबर्स आर प्रेजेंट, यानी कि प्रॉपर जो डिप्लॉइड नंबर होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होते हैं, तो ये हमें पता है यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर जो डिप्लॉइड नंबर होता है क्रोमोसोम का विच इज 46 वो मौजूद होता है। पॉइंट 6, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो इनर सरफेस होती है उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अटैच्ड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स आर सिंपल एंड स्मॉल इन साइज, जो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल होते हैं वो छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा और सिंपल होते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें देखना चाहें और उनको पढ़ना चाहें तो वो सिंपली हम उन्हें पढ़ सकते हैं। These cells are complex and large in size, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ये साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। पॉइंट नंबर 8, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है फंजाई, अलगी, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि इन सब के सेल्स में जो है वो यानी कि इन सब के सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स